मोदी जी का तो बज नहीं पाया, लेकिन अब गोदी मीडिया वालों ने ध्रुव राठी का डंका बजाना शुरू कर दिया है। अबे और क्या देखना बाकी रह गया यहाँ पर 2024 में। इंडिया टुडे मैगजीन, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का एक हिस्सा है, उसने एक लिस्ट बना करके पब्लिश करी है 2024 के खत्म होने से पहले। इस लिस्ट का नाम है हाई एंड माइटी द अल्टीमेट पावर लिस्ट 2024। अभी अल्टीमेट पावर लिस्ट में 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट यहाँ पर बनाई गई और नंबर 1 में किसका नाम रखा गया है? नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग, ध्रुव राठी का नाम नंबर 1 पे रखा गया है। ये ठीक वैसे जैसे कि मोदी जी अपने बेस्ट सीएम्स की लिस्ट बनाए और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नंबर 1 पे लिख दे, या फिर किसी सास से बोलो कि अपने फेवरेट रिश्तेदारों की लिस्ट बनाए और वो सास अपनी बहू का नाम उसमें लिख दे, या फिर जैसे कंगना रनौत अपने बीएफएफ की लिस्ट में करण जौहर का नाम लिख दे और एसबीआई अपने बेस्ट कस्टमर की लिस्ट में विजय माल्या का नाम लिख दे। अब ये बात तो अपने आप में फनी है कि गोदी मीडिया ने ध्रुव राठी को नंबर 1 पे यहां पर लिस्ट किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा फनी ये बात है कि गोदी मीडिया भी सीक्रेटली ध्रुव राठी का एडमायरर है। गोदी मीडिया खुद अग्री करता है ध्रुव राठी की वीडियोस से, छुप छुप के वीडियोस को लाइक करने वाले गोदी मीडिया के ही लोग हैं। गोदी मीडिया की इस हरकत को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं सीक्रेटली मोदी जी भी तो ध्रुव राठी के एडमायरर नहीं है। कहीं ध्रुव राठी की वीडियोस पे वो कमेंट जो होता है जहां पर लिखा होता है कि रिस्पेक्ट बटन फॉर ध्रुव राठी, वो मोदी जी तो नहीं लिखते कहीं। बट भाई सीरियसली अगर पता चल गया कि मोदी जी ध्रुव राठी के वीडियोस देखते हैं तो भाई मेरा जिंदगी पर से विश्वास उठ जाएगा पूरी तरीके से, मैं बता रहा हूं। अब जहां पर इस लिस्ट में नंबर 1 पे ध्रुव राठी का नाम लिखा है, वहीं पर कुछ और नाम भी है जो आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है किसी ने फूंक करके ये लिस्ट बनाई है। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। सेकंड नंबर पे सदगुरु का नाम है, थर्ड नंबर पे श्री श्री का नाम है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फोर्थ नंबर पर रवीश कुमार का नाम है। ध्रुव राठी नंबर 1, नंबर 4 पे रवीश कुमार। गोदी मीडिया का कोई बंदा यहां पर नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक मजे मजे। इसके अलावा नंबर 6 पे आपको दिखाना चाहता हूं जाकिर खान। जाकिर खान का यहां पर नाम दिया गया है। अभी ये न्यू ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। और नंबर 9 पे आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं वीरदास। जिस वीरदास से भक्त और पूरा आईटी सेल जम करके नफरत करता है, उसका नाम यहां पर टॉप 10 में डाल के रखा हुआ है। एक बार में पूरे आईटी सेल के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर दिया, पूरे आईटी सेल को ट्रोल करके रख दिया। अब जहां पर 106 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट है, वहां पर कहीं ना कहीं तो एल्विश का नाम होगा, लेकिन टॉप 10 में एल्विश यादव का नाम क्यों नहीं है? इसके अलावा अभी ये न्यू का नाम क्यों नहीं है? जिन क्रिएटर्स को अवार्ड्स दिए थे मोदी जी ने, उनका नाम नहीं यहां पर लिखा गया, ध्रुव राठी का और रवीश कुमार का नाम लिखा हुआ है। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे? इसी साथ दूसरी साइड पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है किसी ने फूंक कर इस लिस्ट को बनाने का काम किया है। 126 एंटरटेनर्स की लिस्ट बनाई गई, उसमें नंबर 1 पे शाहरुख खान। अब यार इंडिया टुडे वालों कुछ तो शर्म कर लेते, अगले महीने के बिस्किट बंद हो जाएंगे तुम्हारे। इसके अलावा दिखाना चाहता हूं नंबर 3 पे दीपिका पादुकोण। इनसे भी भक्त कुछ ज्यादा ही दिल से नफरत करते हैं। जैसी दीपिका पादुकोण नजर आती है एकदम से पगला जाते हैं। इसी के बाद इस लिस्ट में नंबर 9 पे आना चाहता हूं दिलजीत दोसांझ। जो दिलजीत दोसांझ हर आए दिन भक्तों की और बीजेपी की हर आए दिन ऐसी की तैसी करके रखते हैं, उनका नाम यहाँ पर नंबर 9 पर लिखा हुआ है। अबे वो वाली लिस्ट कहां है जो पीएमओ से आई थी? उस लिस्ट को क्यों नहीं छापा? गलत छाप दिया यहाँ पर अपनी मैगजीन के अंदर। इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर देख करके लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, ये सच्चाई है। गोदी मीडिया को भी ये बात समझ में आती है कि आखिरकार देश का सेंटिमेंट क्या है। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, दिलजीत दोसांझ, शाहरुख खान, जनता इन लोगों को पसंद करती है क्योंकि या तो ये लोग अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, या फिर जनता के अंदर कुछ ऐसा मैसेज देते हैं जो कि सच्चाई भरा होता है और कुछ इंपैक्ट डालने का यहाँ पर काम करता है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ये लिस्ट पहले ही बन चुकी थी, नवंबर 11, 2024 को बन चुकी थी, लेकिन इसको ठीक तरीके से यहाँ पर पब्लिसाइज नहीं किया गया था। इसलिए पब्लिसाइज नहीं किया गया था क्योंकि रवीश कुमार का और ध्रुव राठी का इसमें नाम था एंड महाराष्ट्र में चुनाव आने ही वाले थे। अगर महाराष्ट्र चुनाव से पहले ध्रुव राठी को यहाँ पर बता देते कि वो नंबर 1 है, तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी को वोट कौन करके आता? इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। एल्विश यादव इस लिस्ट में तो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे टॉप 10 में खास तौर से, लेकिन एल्विश यादव एक पॉडकास्ट में रिसेंटली नजर आए अपनी पुरानी बातों को रिग्रेट करते हुए, माफी मांग रहे हैं भाई साहब। रिसेंटली एल्विश का प्रखर के साथ एक पॉडकास्ट सामने आया, उसमें एक छोटी सी क्लिप है जो कि इस टाइम पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर एल्विश भाई इस बात को बोल रहे हैं कि पहले जो गाली गलौज करते थे वो कोई रोस्टिंग नहीं थी, वो उस टाइम पर लोगों को बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन आज जब एल्विश पीछे मुड़ के उन वीडियोस को देखते हैं तो उनको खुद वहां पर रिग्रेट होता है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कोई हेल्दी रोस्ट या फिर कॉमेडी नहीं थी। यार मैं कितना बेवकूफ था, मैं ये क्या बात है, ये कोई मजाक है? ह्यूमर का लेवल बढ़ जाता है जब इंसान का, तो सोचता है यार मैं कितना बनती करता था पहले कि भाई किसी को गाली बकती, उस पर हंसी आ रही मुझे, ओह ये कोई हंसने की बात है। तो ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं बिलो द बेल्ट जो चीजें करी हैं, आई रिग्रेट। लगता है ध्रुव राठी के रोस्ट का असर यहां पर दिखना शुरू हो चुका है एल्विश यादव के ऊपर। बिलो द बेल्ट जो चीजें करी हैं उसके लिए भाई साहब आज रिग्रेट कर रहे हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर एल्विश यादव में चेंज आया है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चेंज है, और अगर किसी के अंदर इस तरीके कोई चेंज आता है, कोई बंदा माफी मांगता है, तो उसको हमारे को यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्नॉलेज या फिर अप्रिशिएट नहीं करते ऐसे लोगों को, तो और लोग जो है उनके अंदर ऐसी फीलिंग खत्म हो जाती है कि यार फायदा ही क्या है माफी मांग करके, जब लोगों ने उसके बाद भी मजाक उड़ानी है। बट सीरियसली यार फिर से बोलना चाहता हूँ,
2024 में और क्या देखना बाकी है। एलवीश यादव अपनी पुरानी वीडियोस के लिए रिग्रेट कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो साल खत्म होने से पहले अमित शाह भी अपनी बातों के लिए यहां पर माफी मांग ले। लेकिन एलवीश यादव से भी बोलना चाहता हूं कि यार तुम्हारे को तो समझ में आ गया, तुमने अपनी बातों के ऊपर रिग्रेट कर लिया एंड आई अप्रिशिएट दैट ट्रूली, लेकिन अपनी आर्मी को भी ये बात समझाने का काम करो। थोड़े ही दिन पहले जब स्ले पॉइंट ने आपके ऊपर रोस्ट बनाया था तो आपकी आर्मी जो है स्ले पॉइंट की एक महिला मेंबर के ऊपर कैसे कैसे पोस्ट कर रही थी, अभद्र पोस्ट अभद्र टिप्पणियां करे जा रही थी। इसके अलावा जब मैंने इस क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर अपलोड किया ये बोल करके कि ध्रुव राठी की वीडियो का असर है, उसके ऊपर भी एलवीश भाई के चमचे आ गए और मुझे गालियां देने लग गए। एलवीश भाई तो सुधर गए लेकिन चमचे कभी नहीं सुधरेंगे, हमेशा के हमेशा जाहिल ही रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और पॉडकास्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट। मैं सोच रहा हूं यार पॉडकास्ट शुरू कर देता हूं, कुछ भी बकलोली पेलो बोल करके निकल जाओ, बस सीरियस टोन में यहां पर बोलना है और फिर ऐसा लगे कि मैं बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, मेरी बात में बहुत वजन है और मैं बहुत ग्रेट बन जाऊंगा यहाँ पे। रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट की क्लिपिंग काफी वायरल हो रही है जहां पर वरुण धवन अब ये बता रहे हैं कि मोदी जी का कैसे इंटरनेशनल डंका बज रहा है। भाई प्लीज इस बंदे की पिक्चर देख कर आ जाना, नहीं तो ये इसी तरीके से व्हाट्सएप बुड्ढों की तरह हर रोज झूठ फैलाता फिरेगा हर जगह पे। 4 दिन पहले अमित शाह को बोल रहा था कि आप होम मिनिस्टर नहीं हो, आप हनुमान जी हो। आज ये कह रहा है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। अबे रोज सुबह बाथरूम में बैठकर व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा है क्या तू किसी के फॉरवर्डेड? इनफैक्ट इसी क्लिपिंग में रणवीर अलाहाबादिया ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की परसेप्शन पहले अलग थी स्नेक चार्मर्स की, मतलब हमारे देश में सपेरे रहते थे, ये परसेप्शन थी पहले हमारी। उसके बाद वरुण धवन बताते हैं हाँ परसेप्शन बदल गया और इसका क्रेडिट तो भैया मोदी जी को ही जावे है सिर्फ। और फिर वही भारत को ब्रांडिंग मिल चुकी है जिसका फायदा हम लोग उठा रहे हैं। अबे 2014 से पहले भी भारत एक बहुत बड़ा ब्रांड था। ये लोग बार बार इस तरीके की बातें बोलते हैं मोदी जी की भक्ति करने के लिए इनको, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये इंडिया को ही एक तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं। इंडिया ग्रेट 2014 से पहले भी था और 2014 के बाद भी रहेगा। और जैसे कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन सीरियसली यार वरुण धवन के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। वरुण धवन को ये बात समझ में आ चुकी कि एक्टिंग तो बहुत ज्यादा मुश्किल है जो कि उनसे कई सालों से हो नहीं रही है, लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा आसान है। एक्टिंग ना करके भक्ति करो और अपनी फिल्म चला कर ले जाओ। लेकिन वरुण धवन को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर यही एक फॉर्मूला होता तो अक्षय कुमार और कंगना रनौत आज के डेट में नंबर 1 पे होते। लेकिन इनकी रीसेंट मूवीज किस तरीके से धड़ल्ले से फ्लॉप होती चली जा रही है, दिस क्लियरली शोज कि एक्टिंग करनी पड़ेगी, अच्छी मूवी करनी पड़ेगी, भक्ति से कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट इस भक्ति को देख करके मुझे ये डेफिनेटली लग रहा है कि आने वाली जो इनकी मूवी है बेबी जॉन वो पक्का घटिया मूवी होने वाली है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कंगना के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पर। पहले तो राहुल गांधी की टी शर्ट से प्रॉब्लम थी, उसके बाद उनके जूतों से प्रॉब्लम हो गई, अब राहुल गांधी के डोलों से इनको प्रॉब्लम है। आपको दिखाता हूं इन्होंने क्या बोला है। संसद में डोले दिखाते हुए आते हैं राहुल गांधी। अरे तो किसने मना किया है? मोदी जी तो कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है। मोदी जी को बोलो ना अपना 56 इंच का सीना दिखाते हुए संसद के अंदर आए। कंगना दीदी मंडी से सांसद है, मंडी के बारे में लेकिन बात नहीं करती, राहुल गांधी के बारे में बात करती रहते हैं। ऐसा लग रहा है इनको स्मृति ईरानी 2.0 बनना है यहाँ पे। वैसे जिस मैटर को लेकर के यहाँ पर बात हो रही है, सारंगी और राजपूत के धक्का खाने वाले मैटर को लेके, उस पर याद दिलाना चाहता हूं आपको कि कहां है सारंगी। आज कोई बात नहीं कर रहा सारंगी के बारे में। एएनआई वाले कल परसों तक रोज उसके बारे में वीडियो छाप रहे थे, 3-3 बार वीडियो 4-4 बार डाल रहे थे। आज सारंगी को कुत्ता नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा निम्बो ताई के बारे में। जीएसटी काउंसिल की रिसेंटली मीटिंग हुई और उसमें से कुछ बढ़िया चीजें निकलकर सामने है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, पुरानी कार बेचने वालों को झटका, अब चुकाने होंगे 18% जीएसटी। पुरानी कार बेचने के ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है। आप इसको बहुत क्लियरली समझ लो। एक गाड़ी जो खरीदी जाती है उसके ऊपर खरीदते टाइम जीएसटी लगता है जब वो नहीं होती है, और अब वो सेकंड हैंड जब बेची जाएगी उसके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाएगा। मतलब एक ही आइटम के ऊपर डबल टैक्सेशन यहां पर करी जा रही है। देश का जीडीपी ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो चुका था, रिसेंटली हमने देखा था, कहीं से तो भरपाई करेंगे उसकी। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी 12% जीएसटी की यहां पर बात करी गई। सोचो यार, वो चीज जो हमारे एनवायरमेंट को शायद थोड़ा सा बेटर कर सकती है उसके ऊपर भी हम 12% जीएसटी लगा देंगे, जिससे कि कोई ना खरीदे और हमारे देश में धुएं ही धुएं होते चले जाए, मजे ही मजे। अभी यूज्ड कार के ऊपर एकदम से जीएसटी का आइडिया कहां से निकल कर आया? आइडिया यहां से निकल कर के आया कि पिछले साल ये जो यूज्ड कार बेचने और खरीदने वाली एप्स होती है, इनकी काफी ज्यादा एडवर्टाइजिंग हुई, इन्होंने काफी ज्यादा बिजनेस किया और उसको लेकर के सरकार की एकदम से नजर पड़ गई कि भैया यहां पर अगर बिजनेस हो रहा है तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ा दो अपना यहाँ पे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है। बंदा सेकंड हैंड कार तब खरीदता है जब उसके पास पैसों की थोड़ी बहुत कमी होती है, वो नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहा होता। ऐसे में 18% जीएसटी उसके ऊपर पेल दिया गया है, तो बंदा आखिरकार क्या करे? इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो पैदल चलने के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दे। अगले साल लग जाए तो ये मत बोलना कि मेरे से आइडिया उठाया है।
इसी के साथ जीएसटी काउंसिल में एक और जोकर पंथी यहां पर सामने आपको दिखाना चाहता हूं। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स 5% जीएसटी ऑन रेडी टू ईट पॉपकॉर्न मिक्स्ड विद सॉल्ट एंड स्पाइसेस इफ नॉट प्री पैकेज्ड, 12% ऑन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड एंड 18% ऑन कैरेमल पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न के ऊपर भी अलग अलग टैक्स लगा दिया गया, 5%, 12%, 18%। इससे निर्मला ताई का तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स है उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। टैक्सेशन में उलझे रह जाएंगे अगर छोटे मोटे बिजनेसेस, तो आखिरकार मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, जॉब्स कब प्रोवाइड कराई जाएंगी इन मैन्युफैक्चरिंग से। अब जब पॉपकॉर्न के ऊपर अलग अलग जीएसटीज लगा दिए गए हैं तो यहाँ पर कुछ मीम्स भी सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे जम करके, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, सोशल मीडिया पे निर्मला सीतारमण की खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ट्वीट करते हैं, मतलब अपने फेक अकाउंट से, और एक फोटो भी है नेहरू जी की और निर्मला सीतारमण की। वी आर प्लानिंग टू मेक सम चेंजेस ऑन जीएसटी रेट्स ऑफ मसाला डोसा। द स्लैब्स विल बी एज फॉलोज: प्लेन मसाला डोसा 9% जीएसटी, मसाला डोसा विद आलू भाजी 12% जीएसटी, मसाला डोसा विद आलू भाजी, चटनी एंड सांबर 18% जीएसटी। इनका कोई भरोसा नहीं है, मीम्स को रियलिटी बदल देंगे अगले साल तक। एक कमेंट भी था न्यूज के नीचे, आपको सुनाना चाहता हूं। टाइम हैज कम टू ऐड दीज आल्सो इन द जीएसटी स्लैब। 5% जीएसटी ऑन नॉर्मल वाटर स्टोर्ड इन वेल, 12% ऑन वाटर केप्ट इन मटका, 18% ऑन वाटर केप्ट इन बॉटल एट होम, 28% ऑन वाटर केप्ट इन बॉटल इन अ फ्रिज एट होम। मैं बता रहा हूं यार, मत दो नए नए आइडिया, निर्मला सीतारमण कर देंगी ये सब कुछ, फिर रोते रहना बैठ करके। और ये वाला मेरा फेवरेट आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैन वी इंपोज अ 50% जीएसटी ऑन नॉन वर्किंग आवर्स ऑफ पार्लियामेंट। मैं बता रहा हूं निम्नताई, ये बेस्ट आइडिया, अगर ये आपने कर दिया ना तो पैसे ही पैसे छापोगे, इतनी बढ़िया हो जाएगी जीडीपी ग्रोथ रेट कि अमेरिका सबको पिछाड़ के निकल जाएंगे हम लोग आगे। अब जहां पर पुरानी गाड़ियों फुल्लियों के ऊपर जीएसटी यहां पर लगाया जा रहा है, अलग अलग स्लैब्स बनाए जा रहे हैं, वहीं पर ये बात करी जा रही थी कि इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी को कम किया जाएगा, लेकिन अभी पता चले कि इंश्योरेंस पर टैक्स घटाने का मामला जो है वो टल चुका है। मतलब जो चीज एक काम की थी उसको टाल दिया और जो बेकार की चीजें थी वहां पर जीएसटी पे जीएसटी लगाए चले जा रहे हैं। ये कहां से आए हैं ये लोग, कौन सी इकोनॉमिक्स है ये? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और एक फनी न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, काफी ज्यादा फनी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दान पेटी में गिरा आईफोन, मंदिर प्रशासन ने कहा अब ये भगवान का हो गया। अबे भगवान क्या करेंगे आईफोन का? और उस भक्त से भी पूछना चाहता हूं जिसका आईफोन दान पेटी में गिर गया, क्या दिक्कत है यार? भगवान को आईफोन दे दिया, तुमने भेंट कर दिया भगवान को, यहां पर खुश रहो इसके बारे में, क्यों आखिरकार अपने आईफोन को रो रहे हो? मतलब फोन का मैटर सामने आते ही भगवान भी सेकेंडरी बन गए बाबू भैया। इसी के साथ कुछ इंटरनेशनल न्यूज। रिसेंटली आपको याद होगा कि संसद के अंदर प्रियंका गांधी जो है पैलेस्टाइन का बैग लेकर के आई थी एंड उस पर कितना हाई तौबा मच गई थी एकदम से। अब आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, इंडिया ऑफिशियली सपोर्ट्स पैलेस्टाइन्स मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने पैलेस्टाइन की मेंबरशिप को सपोर्ट किया है यूएन में जाकर के, लेकिन नहीं, बीजेपी के लोगों को पैलेस्टाइन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सरकार पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, सरकार बीजेपी चला रही है, लेकिन बीजेपी के लोगों को पैलेस्टाइन पसंद नहीं है। डिसाइड कर लो चाचा। वैसे चीचा की बात आई है तो एंड में आपको बताना चाचा हूं कि चाचा इस टाइम पर कुवैत गए हुए हैं, 2 दिन के टूर पे हैं, वहां के ट्रैवल व्लॉगिंग का काम चल रहा है यहां पर। लेकिन चाचा के जो भक्त हैं वो कह रहे हैं योर वेकेशंस आर फंडेड बाय अस, डोंट फॉरगेट। आखिर चाचा के भक्त इस तरीके की बातें क्यों बोल रहे हैं ये मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मोदी जी के इंटरनेशनल डंके के एपिसोड में। अगर आपको मिस नहीं करना तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को दबा के जाओ, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत झटपट आपके सामने आ जाए और एकदम से आप वीडियो देख लो मोदी जी के इंटरनेशनल डंके वाली। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं एक बहुत डिफरेंट स्टोरी डालने वाला हूं, बहुत स्पेशल स्टोरी डालने वाला हूं, तो अगर आपको वो देखनी है, इंटरेस्ट है, तो जाकर के मुझे वहां पर फॉलो कर लेना। हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट चीज, डिफरेंट एंगल मेरा देखने को मिल जाए यहाँ पे।